हम लोग कहाँ चले थे, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? हिमालय पर्वत आपका कंप्लीट हो गया था। हिमालय पर्वत का मैंने विभाजन, प्रादेशिक विभाजन में बता दिया था। उसको डिवाइड करने वाली जो रेंज हुआ करती थी, जो सीमाएं हुआ करती, रेखा हुआ करती, उनके बारे में भी आपको मैंने बता दिया था। मैंने आपको बता दिया था कि हिमालय पर्वत पश्चिम की तरफ है, आप लोग पूर्व की तरफ जाओगे तो कैसा है वो, सकरा होता चला गया। कैसा होता चला गया वो, सकरा होता चला गया। कुल मिलाकर के आपका हिमालय पर्वत इस तरीके से, इसका नाम क्या है, हिमालय पर्वत पढ़ लिया था। हिमालय पर्वत के बाद में मैंने आपको यह भी बताया था कि हिमालय पर्वत जिस स्थान पे बना है उस जगह पर कभी एक सागर हुआ करता था, नाम था उसका टिटिस सागर। क्या नाम था? इससे पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि पृथ्वी पर दो प्रकार के भूखंड हुआ करते थे, एक का नाम था अंगारा और दूसरे का नाम था, बीच में एक सागर बहता, नाम था उसका टिटिस सागर। ये भी बताया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्लेट विवर्तनिक क्रिया के कारण दोनों भूखंड आपस में एक दूसरे के नजदीक भी आ रहे थे। इसके बाद में जब दोनों भूखंड आपस में टकराए थे तो टकराने के बाद में टिटिस नाम का सागर हुआ करता था, वो अलग फैल गया और उसके बाद में जो मिट्टी थी वो धीमे धीमे करके दबाव से ऊपर उठती चली गई और कालांतर में जाकर के एक पर्वत बन गई जिसे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसके बाद में एक मेन चीज हुआ करती है कि दोनों भूखंड जब आपस में टकराएंगे, दोनों भूखंड आपस में टकराएंगे, तो इसका मतलब ये कि प्रेशर से कोई चीज दोनों आपस में टकराएंगे। मूवियों में भी देखते हो तो दो गाड़ी आपस में टकराती हैं तो बीच में से क्या होता है, वो जो टकराती है वो नीचे हो जाती है, लेकिन दोनों साइड से वो, यही कंडीशन यहां हुई होगी जब दोनों भूखंड टकराए होंगे, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि, तो बीचों बीच में क्या हो गया था, यहाँ पे ये गड्ढा बन गया होगा। क्या बन गया होगा? गड्ढा बन गया होगा। क्या बन गया होगा? और आपको मैंने पहले से एक बात बताई थी, याद रखना कि हिमालय पर्वत से क्या निकलती है, क्या निकलता है, और वो नदियां कैसी हैं, नदियों के बारे में बताया था। वो नदियां कैसी हैं, हिमालय, कुछ नदियां हिमालय पर्वत से पहले से बह रही थी और कुछ नदियां हिमालय पर्वत के बाद की आई थी। दो प्रकार की नदियां बताई थी। हिमालय पर्वत से जो नदियां निर्माण से जो नदियां पहले से बह रही थी, उन नदियों ने क्या किया, हिमालय की मिट्टी को, हिमालय की जब मिट्टी को काट दिया गया तो मिट्टी लेकर के नदियां, पानी हमेशा ढाल की तरफ आता है। कहां आता है? और आगे क्या था, गड्ढा। सब पानी कहां जाएगा? जब पानी गड्ढे में जाएगा तो धीमे धीमे करके मिट्टी क्या हो जाएगी, हिमालय से आने वाली, पहली बात तो नदियां हिमालय से आ रही थी, दूसरा रास्ते में जो मिट्टी आ रही थी उसको काट करके लेके आ रही थी, तो पानी में क्या बह के आ रहा था, मिट्टी। जब पानी गड्ढे में गिरेगा तो मिट्टी नीचे जमा हो जाएगी, मिट्टी क्या होगा, नीचे जम जाएगी। जब मिट्टी नीचे जमा हो जाएगी तो उसके ऊपर का हिस्सा धीमे धीमे करके भरता चला जाएगा और एक दिन वो पूरा लेवल भर जाएगा, क्या हो जाएगा, समतल बन जाएगा, जिसको हम लोग मैदान के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? तो हम लोगों ने पहले देख लिया था, अंगारा गोंडवाना के बारे में देख लिया था। तो हिमालय पर्वत के बाद में ध्यान रखना, हिमालय पर्वत के दक्षिण में और जो पठार है, पठार के उत्तर में, दोनों को बीचों बीच में एक मैदान का निर्माण हो गया। क्या हो गया? उस मैदान का निर्माण हो गया। वो मैदान पश्चिम की तरफ है, वो पतला है, कैसा है, अर्थात उसकी परत है, वो उसमें ज्यादा मिट्टी जमी नहीं है, ठीक है। और जो अगर जैसे वो पूर्व की तरफ जाएंगे, कहां जाएंगे, वहां मोटी परत जम गई, मिट्टी की परत कैसी जम गई है। देखो ध्यान रखना क्यों जमी थी, इसका भी रीजन है। जब आप पठार पढ़ोगे ना समझोगे, जब पठार टकराया था आपस में, जब भूखंड टकराए थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ऊपरी हिस्सा टकराया होगा, पूरी जमीन नीचे चल के आई होगी, चल के आएगी ना। और पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है, मैग्मा। जब पृथ्वी टकराएगी तो ज्वालामुखी की तरीके से मैग्मा फूटेगा, मैग्मा जहां तक जाएगा वो परत दर परत क्या चला जाएगा, बिस्ता हुआ चला जाएगा, बिस्ता हो जाएगा ना। ये ऊंचा हो गया और इससे नीचा हो गया, नीचा होगा तो नीचे में ज्यादा मिट्टी आएगी और जहां ऊंचा है वहां पर, पहला रीजन। दूसरा रीजन, नदियों का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जहां ढाल होता है उसकी तरफ नदियां ज्यादा बहती हैं और जहां ढाल कम होता है वहां नदियां कम बहती हैं। ढाल कहां जाता है, पूर्व की तरफ, इसलिए हिमालय से निकलने वाली ज्यादातर नदियां कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में पूर्व की तरफ जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ एक मैदान बन गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। हम लोग उत्तर के विशाल मैदान को देखते हैं। अब उत्तर का विशाल मैदान हो गया, उत्तर के विशाल मैदान को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हिमालय पर्वत हम लोग खूब पढ़ लिया था, हमने प्रादेशिक विभाजन देखा था। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में क्या देखा था, चार भाग थे। पहले का नाम था ट्रांस, दूसरे का नाम था द्रह, तीसरे का नाम था लघु, चौथे का नाम था शिवालिक, ठीक है। विभाजन हो गया था, हमने चारों भाग पढ़ लिए थे। चारों भागों में अनेक चोटियां थी, चोटियों के बारे में भी जाना था, उसमें ग्लेशियर थे, ग्लेशियरों को जाना था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय खुद के भी चार भाग हुआ करते, उसमें भी ग्लेशियर थे, उसके तो विस्तार थे, ठीक है। इन सबको हम लोगों ने क्या कर लिया था, खूब पढ़ा था, खूब जाना था। शिवालिक की पदस्थली किसे कहा जाता है, शिवालिक को कहा जाता है। सबसे ज्यादा पर्यटन स्थल है वो लघु या मध्य हिमालय में हुआ करते हैं। सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हुआ करती हैं वो किसमें, बृहद हिमालय में। सबसे प्राचीन हिमालय उसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। सबसे प्राचीन हिमालय वो क्या है, ट्रांस हिमालय। और सबसे नवीन है उसका नाम है शिवालिक।
क्या है? सबसे ऊंचा है बृहद और सबसे नीचा है वो शिवालिक। कुल मिलाकर के हम लोगों ने पढ़ लिया था। प्रादेशिक विभाजन के बाद में दूसरा आता है, नंबर 2 पर आता है मैदान। क्या आता है? हम लोगों को मैदान पढ़ना है आज, और हम लोग पढ़ रहे हैं मैदान। क्या पढ़ रहे हैं? अब ध्यान रखना, मैदान दक्षिण के उत्तर में, उसका अधिकांश भाग क्या है? उत्तर की तरफ है। किसकी तरफ है? इसलिए हम उसको कहते हैं उत्तर का विशाल मैदानी क्षेत्र। क्या कहते हैं? उत्तर का विशाल मैदान या मैदानी क्षेत्र। ठीक है, कुल मिला के इसको हम उत्तर के विशाल मैदान के नाम से भी जानते हैं। अब आपको लगेगा कि मैदान है कितना बड़ा है रे, कैसे पढ़ेंगे मैदान के बारे में? तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने की है, बहुत नॉर्मल चीजें हैं। हम लोगों ने एक चीज देखी है, और हम लोग जैसे मैदान मैदान शब्द तो सुनते हैं ना, तो माइंड में बस एक क्वेश्चन आता है कि मैदान का मतलब वो क्षेत्र जहाँ खेती की जाती है। लेकिन ध्यान रखना, पूरे मैदान पर खेती नहीं की जाती है, लेकिन ज्यादातर मैदानों में खेती की जाती है। उत्तर का विशाल मैदान है, भारत में 3 नदियों द्वारा बनाया हुआ है, 3 नदियों द्वारा। उसका बाकी ध्यान रखना, और भी नदियां हैं, लेकिन 3 नदी तंत्र प्रमुख हैं। पहला नदी है जिसको हम लोग कहते हैं नदी तंत्र सिंधु। कौन सा है? दूसरा है गंगा, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। कौन सा है? 3 नदी तंत्रों द्वारा बना हुआ है। 3 नदी तंत्रों द्वारा बना हुआ है, तो इसकी अनेक सहायक नदियां आपस में मिट्टी लेकर के आती है, मैदान में छोड़ जाती है, और मैदान में छोड़ने के बाद में सागर में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? सागर में मिल जाती है। यह मैदान जहां जो हिमालय पर्वत है उसके दक्षिण में है, और पठार है पठार के उत्तर में। पठार के किधर है? उत्तर के। ऊपर की ओर है पठार के, तो उत्तर में हो गया, और हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे तो किधर हो गया? ये हिमालय के दक्षिण में हो गया। कुल मिलाकर के यहाँ फैला हुआ है। यह ध्यान रखना कि विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है वो कौन सा है? आपका उत्तर का विशाल मैदान। सबसे अधिक घनी आबादी है, जिस जनसंख्या रहती है वो कहाँ रहती है? उत्तर के मैदान में। ध्यान रखना, इसका रीजन भी क्यों हुआ करता है मैं आपको बता दूं। हिमालय पर्वत ऊंचा है, पर्वत कैसा होता है? ऊंचा होता है, और ऊबड़ खाबड़ होता है, ऊंचा नीचा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, कहीं चढ़ना पड़ेगा, कहीं उतरना पड़ेगा। तो व्यक्ति को चढ़ने उतरने में परेशानी होती है। चढ़ने उतरने में क्या होती है? परेशानी होती है। और चढ़ने उतरने में जब परेशानी होती है, तो कुल मिलाकर के वहां पर जनसंख्या कम रहती है। और पठार होता है वो मैदान से ऊंचा होता है। मैदान से कैसा होता है? हालांकि होता समतल है, होता कैसा है? समतल है, लेकिन मैदान से कैसा होता है? ऊंचा होता है। इसलिए वहां पर पर्वत के बाद में कम जनसंख्या रहती है। लेकिन मैदान ना ऊंचा ना नीचा, एकदम कैसा है? समतल। तो लोगों को ना चढ़ने की टेंशन, ना उतरने की टेंशन, ना गिरने की टेंशन, और सबसे ज्यादा विकास होता है वो मैदानी एरिया में होता है। चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया में हो, चाहे वो रेलवे का रेलवे हो, चाहे परिवहन, कोई भी परिवहन हो सकता है, चाहे वो नगरीकरण हो, जहां भी विकास होगा वो कहाँ होगा? मैदानी एरिया। कहाँ होगा? तो मैदानी एरिया में दुनिया की सबसे अधिक उपजाऊ भूमि मानी जाती है, तो उसको उत्तर का विशाल मैदान, जो हमारे भारत में इसको माना जाता है, और सबसे अधिक घनी आबादी रहती है वो यहीं पर। ठीक है, तो सबसे उपजाऊ है, कैसा है ये? सबसे उपजाऊ है। उपजाऊ का मतलब यहाँ सबसे अधिक मात्रा में खेती की जाती है, तो खेतियों में ये उनके उत्पादन में, खेती के उत्पादन में अच्छी हमें पैदावार देता है। और दूसरा यहाँ पर आबादी ज्यादा है। क्या है? जनसंख्या ज्यादा रहती है। यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं? कुल मिलाकर के लोग ज्यादा रहते हैं। इसमें बहुत गहराई तक जब गड्ढा हुआ करता तो गड्ढा में मिट्टी गिरती थी, और मिट्टी में कांप मिट्टी होती थी। कौन सी होती थी? और कांप मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में जम गई, बहुत अधिक मात्रा में जम गई, तो उत्तर का मैदान बन गया। तो कांप मिट्टी के कारण ये क्या बन गया? उत्तर का मैदान बन गया। उत्तर का मैदान है वो उत्तरी राजस्थान, अर्थात राजस्थान के ऊपरी क्षेत्र से लेकर के नीचे की तरफ जाता है। कहां तक जाता है? नीचे की तरफ, पूर्व की तरफ जाता है। तो इसमें राजस्थान हो गया, पंजाब हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और इस तरीके से बहता हुआ असम की तरफ जाता है। कहां तक जाता है? कुल मिलाकर के इस तरीके का होता है ये मैदान। कौन सा है आपका? उत्तर का विशाल मैदान। कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। उत्तर का मैदान हो गया। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर है उत्तर के मैदान का। जो उत्तर का मैदान है, इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हम लोग बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है जो 32,000 किलोमीटर के समथिंग है। कितनी है? 32,000 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई हुआ करती है। और अगर बात की जाए इसकी चौड़ाई की, क्या बात करें इसकी चौड़ाई की? अगर चौड़ाई की बात करें तो कहीं ये 150 है, तो कहीं पर ये 500 किलोमीटर है। कहीं कितना है? 150 है, तो कहीं कितना है? 500 किलोमीटर चौड़ा हुआ करता है। और ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें, किससे बात करें? समुद्र तल से ऊंचाई की। अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 50 से लेकर के 150 मीटर तक है। कुल मिलाकर के ये इतना क्षेत्र इसको कहा जाता है उत्तर का मैदान। इसको क्या कहा जाता है? उत्तर का मैदान कहा जाता है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा बना हुआ था। इसलिए गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, उनकी सहायक मिट्टी जो नदियां थी वो मिट्टी लेकर के आई, और मिट्टी लेकर कहाँ छोड़ दी चली गई? मैदान में। ध्यान रखना, आप लोगों को सबसे मेन टॉपिक अब शुरू होगा।
नदियां आई तो नदियों ने मिट्टी छोड़ी, मिट्टी छोड़ने के बाद वो मिट्टी कहाँ रह गई? गड्ढे में। गड्ढे में रहने के बाद में अभी भी आप लोगों को देखोगे नदियां किनारों से मिट्टी छोड़ दी जाती है, और मिट्टी छोड़ दी जाती है धीमे धीमे करके वो मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मैदान का निर्माण करती है। लेकिन जैसे ही आप सिंधु पढ़ोगे और गंगा पढ़ोगे तो सिंधु और गंगा के बीचों बीच में एक यहाँ रेंज है, इसको हम लोग अरावली पर्वतमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिंधु के मैदान को और गंगा के मैदान को अलग अलग करती है। वो क्या करती है? सिंधु के मैदान को और गंगा के मैदान को अलग अलग करती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो इसका एक विभाजन है। क्या इसका विभाजन हुआ करता है? और वो भौतिक आधार पर है। किसके आधार पर है? तो भौतिक आधार पर इसका विभाजन है, वो 4 भागों में। भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन कितने आधार पर है? हम लोग भौतिक आधार पर देखेंगे तो इसको पहले सबसे पहले एरिया आता है, जो एरिया निकल करके आता है उसको कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है? भावर प्रदेश। क्या कहा जाता है? दूसरे नंबर पे आता है तराई। कौन सा आता है? तीसरे नंबर पर अगर हम तराई के बाद में करेंगे तो खादर। कौन सा आता है? और नंबर 4 पर आता है बांगर। कौन सा आता है? 4 प्रकार इसकी हुआ करते हैं। अब आप लोगों को ये समझना है, इसका 5वां प्रकार एक और होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा जो लास्ट की टॉपिक है। ये कैसा है? जब नदी सागर में मिलती है ना तब उसको डेल्टा कहा जाता है। जब मिट्टी छोड़ जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है, और वो गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है। वो बांग्लादेश और भारत में स्थित है। ठीक है, अब हम देखेंगे इन नदियों को। सबसे पहले हम देखेंगे जो नदियां आती हैं निकल करके, वो नदियां निकलती कहां से हैं, और वो हिमालय पर्वत से निकलती तो किस तरीके से बहती है, जो निर्माण करती है मैदानों का। ठीक है, सबसे पहले हम उनको देखेंगे। इसको सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हिमालय। हिमालय क्या है? क्या है? पर्वत है। ठीक है, अब ध्यान रखना, पर्वत तो ऊंचा होगा मैदान से, और मैदान से बहुत ऊंचा भी है, 100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब कुल मिलाकर के हम देखेंगे अगर ये ऊंचा है तो उसमें से नदियां निकल के आ रही हैं। जब हिमालय पर्वत ऊंचा है, नदियां नीचे की ओर आएंगी तो स्पीड में आएंगी कि नहीं आएंगी? आप लोगों को नोटिस किया होगा कि आप लोग यहाँ पानी फैलाओ, यहाँ से पानी कैसा जाएगा? स्लो स्लो बहेगा, लेकिन ढाल हो बहुत ज्यादा, पानी फैला दो तो प्रेशर से पानी जाएगा, तेज जाएगा कि नहीं जाएगा? और वो पानी ढाल पे पानी जाएगा, प्रेशर से जाएगा, उसके सामने कोई कुछ भी हो तो उसको क्या करेगा? काट देगा, बहा करके ले जाएगा। कुल मिला के नदियां कहां से निकलती है? हिमालय पर्वत से, और हिमालय पर्वत पे जब पानी गिरता है तो उसको काट देता है। क्या कर देता है? अब हिमालय पर्वत से नदियां निकल के बह करके मैदानों की ओर जा रही है। मैदानों की ओर बह करके नदियां जाएगी तो उसमें से क्या करेगी? ऊपर से गिरेगी तो ऊपर से कंकड़ पत्थर वगैरह लेकर के चली जाएगी, और कंकड़ पत्थर लेकर के आएगी तो मैदान में आ जाएगी। कहां जाएगी? यहाँ पर। इधर क्या है आपका? पर्वत, इधर आ गया आपका मैदान। जैसे वो मैदान में एंट्री मारेगी, और मैदान में एंट्री मारने के बाद उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब वो सोचेगी मुझे कैसे चलना है रे, किधर चलना है रे, लेकिन कुल मिलाकर के जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो पानी का बहाव कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे वो मैदान में आएगी तो बड़े बड़े, वहां तो बहुत तेज स्पीड थी उसकी, तो बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के चली जाएगी, उनको सबको ढकेल के ले जाएगी और ला करके इकट्ठे कर दिए एक जगह, और एक जगह आकर के पत्थर सब इकट्ठे हो गए। मैदान आएगा, मैदान में आके क्या होगा? पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। अब यहाँ पे आकर के पानी स्लो हो गया। क्या हो गया? रुकता नहीं है पानी। क्या हो गया? स्लो हो गया। अब वो पानी आगे उन पत्थरों को बहाव, इतना तेज बहाव नहीं है कि पत्थरों को आगे बहा के ले जाए, लेकिन कुल मिला के छोटी बजरी कंकड़ वगैरह को बहा करके ले जाता है, और बड़े बड़े पत्थरों को क्षेत्र में आकर के पटक देता है। जैसे बड़े पत्थर इस क्षेत्र में आके पटकता है तो पटकने के बाद में बड़े पत्थरों के कारण पानी उनके बीचों में घुस जाता है, और पानी उनके बीचों में घुस जाता है तो वो नदियां होती है वो दिखती नहीं है आपको। नदियां क्या होती हैं? नदियां दिखती नहीं है। इस मैदान को हम लोग कहते हैं भावर प्रदेश। क्या कहते हैं? भावर प्रदेश कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भावर प्रदेश का मतलब है जिस एरिया में जैसे नदियां मैदानी एरिया में आएगी, पहाड़ों से पर्वतों से निकल करके, और वहां आकर के बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ देगी, उसी को कहा जाता है भावर प्रदेश। उसको क्या कहते हैं हम लोग? भावर प्रदेश में नदियां होती हैं वो अगोचर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? अगोचर का माने होता है नहीं, गोचर माने दिखना, वो आपकी आंखों से ओझल हो जाती है, वहां दिखाई भाई बड़े बड़े पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं, और बड़े बड़े पत्थरों में पानी फेंक दिया, दिखेगा आपको? पानी नहीं दिखेगा, पत्थरों के बीच में होकर वो बह रहा होता है, लेकिन वो एक निश्चित सीमा तक बहता है। पत्थर जहां खत्म हो जाएंगे तो पानी निकल के फैलना फिर दोबारा शुरू कर देगा। पानी निकल के यहाँ फैलेगा कि नहीं फैलेगा? अब पानी निकल के इस जगह फैल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। अब पानी जहां इकट्ठा होगा तो अब बहुत अधिक मात्रा में कीचड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपने देखा होगा जब पानी भरा था उसके आसपास मिट्टी कैसी हो जाती है? गीली हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, दलदली मिट्टी हो जाती है। और जहां कीचड़ होगा, पानी का भराव होगा, तो वहां पेड़ पौधे घास वगैरह भी ज्यादा उगने लग जाती हैं। और जहां पेड़ पौधे घास हो और उसके बाद कीचड़ भी हो, पानी भी हो, अगर मच्छर की कीट पतंग वगैरह छुपने की जगह भी हो, और उनके छुपने की जगह के अलावा पानी की पूर्ति मिले तो वो ज्यादा पनपते हैं। तो यहाँ मच्छर, कीट पतंग, सांप वगैरह जैसी चीजें पलने लग जाती है।
ठीक है, जहां पानी क्या कर देता है, मैदान में इकट्ठा हो जाता है। अब भाई पहले तो पहाड़ से निकल के आया, पहाड़ से निकल के आके पत्थरों के बीच में हमें दिखाई नहीं दे रहा, आके बिल्कुल समतल मैदान पे आ गया। अब समतल मैदान पे आकर के भूल गया किधर जाना है हम लोगों को। और जिस मैदान में पानी इकट्ठा होता है, इस मैदान को कहा जाता है तराई मैदान। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तराई, तराई मैदान। कुल मिलाकर के दो मैदान हो गए। जब पर्वत से नदियां निकल के मैदान में आती है और बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ देती है और वहां आके नदियां दृष्टिगोचर हो जाती, सॉरी अगोचर हो जाती है। अगोचर का मतलब है हमें दिखाई नहीं देती है, तो उसको कहा जाता है भांवर प्रदेश। उसको क्या कहते हैं, लेकिन भांवर प्रदेश से जैसे पानी निकल के आगे बढ़ता है और एक एरिया में फैल जाता है, दलदली मिट्टी बना लेता है, जहां नदियां द्वारा से दृष्टिगोचर होती है। दृष्टिगोचर का मतलब होता है दृष्टि में नजर आना, हमें द्वारा से दिखाई देती हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं। दो क्षेत्र समझ में आ गए। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा है। जब नदियां पहली बार मैदानी एरिया में आएंगी पर्वत से निकल के और वहां बड़े बड़े पत्थरों को जोड़ देंगे, उसको क्या कहते हैं। दूसरा, जहां पर्वत पत्थरों से निकल के आगे मैदानी एरिया में आएंगी और वहां पानी फैला देंगे और दलदली मिट्टी बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे, तराई क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह पाए जाते हैं। अगर प्रश्न बन जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कीड़े मकोड़े या मच्छर कहां पाए जाते हैं, ध्यान रखना आपका गोरखपुर एरिया है ना, इस एरिया सबसे तराई एरिया माना जाता है। आपके उत्तर प्रदेश का गोरखपुर सबसे तराई एरिया माना जाता है और मच्छर वहीं सबसे ज्यादा पनपते हैं, इसीलिए वहां सबसे अधिक मात्रा में मलेरिया होता है। सबसे ज्यादा मलेरिया कहां होता है, गोरखपुर एरिया में होता है, क्योंकि तराई एरिया है और तराई एरिया में पानी ज्यादा होगा तो मच्छर वगैरह ज्यादा पनपेंगे। ठीक है, दो मैदान समझ में आ गए। पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, तीसरा समझते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के अब ये नदियां बहकर के आगे जाएंगी और आगे कहां तक जाती हैं, उस सागर तक। कहां तक जाती हैं, सागर तक जाएंगी। ठीक है, अब यहां से पहले यहां जब नदियां पहाड़ से निकल के आई थी तो यहां क्या बना दिया था उसने, पत्थर पटक दिए थे। क्या पटक दिए थे, पत्थर पटक दिए थे। तो पत्थर पटकने वाले पत्थर इस एरिया में पड़े उसको क्या कहते हैं हम लोग, लेकिन यहां आकर के पानी इकट्ठा कर दिया उसने, इसको क्या कहते हैं। पहला एरिया हो गया भांवर, दूसरा हो गया। अब तराई एरिया में पानी इधर उधर देखता है किधर जाना है, मुझे मुझे तो रास्ते नहीं मिल रहा। जब उसको उचित ढाल मिल जाता है, क्या मिल जाता है, और उचित ढाल की ओर बहना शुरू कर देता है। उचित ढाल की ओर क्या कर देता है। अब नदियां हर साल बहती हैं, वर्ष भर भी बहती हैं, नदियों में बाढ़ भी आती है और धीमे धीमे वो सागर तक पहुंच जाती है। कहां तक पहुंच जाती है, जब नदियां आगे पानी बह करके जाएगा तो नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर के आती हैं। यहाँ पर पत्थर छोड़ दिए, लेकिन धीमी बालू महीन बालू होती है या छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, लेकिन उनको अभी भी वो बहा करके आगे ले जाती हैं और आगे ले जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसको छोड़ते जाती है। नदियों में वर्ष में एक बार बाढ़ जरूर आती है। जब बाढ़ आएगी तो नदियां अपने एरिया में चलती रहती हैं, नदियां अपने बराबर एरिया पे क्या करती रहती हैं, जब बहती रहती हैं और जहां हर साल मिट्टी पटकती रहती है, हर बार मिट्टी पटकती रहती है, इस एरिया को कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है, अर्थात नदियों में हर बार लगातार मिट्टी जिस एरिया में डाली जाती है उसको क्या कहते हैं, खादर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा नदियां बहती हैं तो नीचे गड्ढा बना देती हैं, पानी बहाव धीमे धीमे क्या करता है, तो जहां नजदीक पानी का एरिया होता है वहां हर बार नहीं मिट्टी आती है, लेकिन जो एरिया पानी से दूर होता चला जाता है या बाढ़ इस एरिया में कभी कभी पहुंचती है। आपने देखा हो नदियां में बाढ़ आती है, हर साल आती नहीं आती है, लेकिन कभी कभी भयंकर बाढ़ आती है। अभी मान के चलो धनौली में बाढ़ आ जाए तो नदियां इधर नहीं है, यमुना नदी में दूर बाढ़ आती है, भयंकर बाढ़ आ जाए धनौली तक बाढ़ आ जाए तो इसका मतलब नदियों में कभी कभी मिट्टी इतना पानी इतना तेज आता है कि दूसरे एरिया तक पहुंच जाता है। तो दूसरे एरिया में पहुंचेगा तो मिट्टी जहां तक पानी जाएगा मिट्टी वहां छोड़ेगा। तो यहाँ कभी कभी बाढ़ आती है, कभी कभी नई मिट्टी नहीं आती यहाँ पर, उसको कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, खादर और बांगर को नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ कहा जाता है। खादर को क्या कहते हैं, नई जलोढ़, क्या कहते हैं, और बांगर को क्या कहा जाता है, बांगर का मतलब होता है पुरानी जलोढ़। क्या होता है, पुरानी जलोढ़। अर्थात खादर का मतलब है या नदियां हर साल नई मिट्टी डालती है, क्या करती है, और बांगर का मतलब है या नदियां हर साल नई मिट्टी। जलोढ़ का मतलब होता है जल द्वारा उड़ाई गई या जल द्वारा फैलाई गई मिट्टी। जब नदियां लेकर के आएंगी तो पानी है, नदियों में जल बहता है और जल जिस मिट्टी को फैलाता जाए उसको कहते हैं जलोढ़। उसको क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इन दोनों मिट्टी में, खादर में और बांगर में पानी की अधिकता होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी होता है वो खादर मिट्टी में होता है और उसके बाद में इसमें कैल्शियम वगैरह या जो भी पोषक तत्व होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसीलिए खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो खादर होती है, अर्थात नई जलोढ़ होती है। और जो बांगर होती है वो खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। खादर की उपजाऊ कैसी होती है,
हम लोग खेती करते हैं और खेती करते हैं तो खादर में अधिक उत्पादन होगा, लेकिन बांगर में। लेकिन इसके बाद में आप लोगों ने एक और चीज देखा होगा, कभी कभी हम लोग खेती करते हैं तो एक पानी भी देते हैं और पानी के साथ में यूरिया दवाई वगैरह छिड़कते हैं, इसके बाद में उसके ऊपर एक परत जम जाती है। आप लोग कभी कॉलेज वॉलेज जाते हो ना, तो कॉलेज में पार्क में पानी दिया जाता है, उसके बाद में पार्क में पानी भरने के बाद में सफेद सफेद परत जम जाती है। नोटिस किया है? या आप लोग कभी खेत में गए हो, खेत में पानी दिया, पानी सूख जाता है, और पानी सूखने के बाद में पूरी जमीन पर क्या होता है, सफेद सफेद सूख जाता है, सफेद सफेद होता है, जिसको कहते हैं सोडियम। क्या कहते हैं हम लोग? सोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम। सोडियम का मतलब हो गया, क्या हो गया? अर्थात आपको ये विशेष याद रखना है, आपको क्या करना है, याद रखना है कि अगर हम जहां अधिक मात्रा में पानी देंगे या अधिक मात्रा में वहां पर क्या करेंगे, खाद वगैरह डालेंगे, तो वहां पर एक सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे वो ऊपर की जमीन कैसी दिखाई देगी, सफेद। इसको रे या कलर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? रे कहा जाता है। क्या क्या कहते हैं? रे कहा जाता है। आप लोगों को देखोगे, उसको कलेक्ट करोगे ना और उसको लैब में चेक कराओगे तो उसमें नमक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? आप लोगों ने एक और कई बार एग्जांपल भी दिया है, आप लोग गर्मियों में, अभी गर्मियां आ रही है ना, तो गर्मियों में आप लोग कपड़े पहनते हो, शर्ट वगैरह पहनते हो, उसके ऊपर क्या है, सफेद सफेद जम जाता है, तो उस शरीर में क्या निकलता है, सोडियम। अगर उसको तुम चाटोगे तो कैसा टेस्ट आएगा, है ना? चाट के देखना उसको। घर में कुत्ता पाल रखा हो, कुत्ते को चाटना, है ना? भैंस पाल रखी तो भैंस को चाट के देखना, बकरी पाल रखी बकरी को चाट के देखना, ठीक है? तो हमें क्या मिलेगा आपको? सोडियम आएगा, है ना? एच तो ऐसे करिए, सुबह तो रनिंग करने जाते हैं ना, जब रनिंग करने जाते हैं तो पसीना आता है, और पसीना बह करके मुंह में आ जाता है, तब नहीं, तब कुछ नहीं है सर, वो तो अपना है ना? अभी सर पढ़ाएंगे तब एच कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के आप लोगों ने चारों भाग समझे। पहले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? भावर। क्या कहते हैं? दूसरे को क्या कहते हैं? तराई। तीसरे को क्या कहते हैं? और चौथे को क्या कहते हैं हम लोग? बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुल मिलाकर के 4 प्रकार होते हैं। जब नदी धीमे धीमे सागर की ओर जाती है तो सागर के किनारे अपनी मिट्टी को छोड़ देती है। सागर के किनारे क्या करते हैं? अपनी मिट्टी को, जो मिट्टी को सागर के किनारे छोड़ने के बाद में वो सागर में मिल जाती है, और जो किनारे जो मिट्टी रहती है उसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम है सुंदरबन। सुंदरबन डेल्टा कहां स्थित है? असम में, शाबाश। हाँ, भारत में स्थित है। कहां स्थित है? वो भारत और बांग्लादेश में स्थित है, आपके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर यहाँ पर स्थित है। अर्थात नदियां जब जो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उससे पहले उस डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, पता चला। मैदान का मतलब क्या होता है? वो एरिया जहां पर मिट्टी की लेयर बिछ गई हो। क्या हो गया हो? मिट्टी की लेयर बिछ गई, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मैदान कहते हैं। और मैदान को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? पहला भाग है भावर, दूसरा भाग है तराई, तीसरा भाग है खादर, और चौथा भाग है आपका। खादर का मतलब होता है नई जलोढ़, और बांगर का मतलब होता है, और क्या होता है? पुरानी जलोढ़। खादर जो होता है अधिक उपजाऊ होता है, खादर कहता होता है अधिक उपजाऊ होता है, लेकिन बांगर होता है वो खादर के अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। क्या होता है? इनको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। पानी द्वारा जो मिट्टी का, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कौन सी मिट्टी कहते हैं? यहां तक समझ में आया? ध्यान रखना, भारत में नदी तंत्र कही है। आप लोग ये मत समझना कि 3 नदियां क्यों मैदान बनाएंगे, ये नदी तंत्र हैं। क्या है ये? बाकी ये नदियां ऐसी नदियां हैं जो यहां से निकलती हैं और सागर तक जाती हैं। बाकी सभी नदियां आकर के कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से इन नदियों में मिल जाती हैं, इसलिए वो इनकी सहायक नदी है। तो क्या इनकी? इसलिए पहली नदी जो सिंधु नदी है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी और नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, कुल मिलाकर के कुल मिलाकर के दूसरी नदी कौन सी? गंगा नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, यमुना की वे चंबल। कुल मिलाकर के एक दूसरे की सहायक नदियां हैं, और आकर के कहीं ना कहीं किसमें अपना जल गिराती हैं? गंगा में। और गंगा जल लेकर के कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ऊपर जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी जाती है? और ब्रह्मपुत्र नदी भी अपना जल लेकर के आती है, बाकी सहायक नदियां इसमें अपना जल गिराती हैं, और बाद में कहां पहुंचती हैं? बंगाल की खाड़ी। ध्यान रखना, 3 नदी तंत्र हैं, और तीनों नदी तंत्र में मिलने वाली नदियां कहीं ना कहीं मिट्टी छोड़ करके जाती हैं, इसलिए वो निर्माण करती हैं मैदान का। इसका निर्माण करती हैं, और हम लोग मैदान को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला सिंधु नदी के द्वारा बनाया हुआ मैदान, अर्थात सिंधु का मैदान। दूसरा आप पढ़ोगे गंगा नदी के द्वारा बनाया हुआ। गंगा नदी का मैदान 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, सिंधु नदी में दोआब आते हैं। क्या आते हैं? उसकी जो नदियां हैं, नदियों द्वारा दोआब बनाया गया है, वो मैदान है। इसके बाद अगला आता है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा।
ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? पक्का? इसके बाद हम मैदान के बारे में आगे से बताएंगे, आगे की क्लास में बताएंगे, लेकिन इनको तब तक लिख लो पहले से, शुरुआत करो। उत्तर का विशाल मैदान, फटाफट लिखो जल्दी से। उत्तर का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा निर्मित मैदान को, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा निर्मित मैदान को सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा निर्मित मैदान को उत्तर का मैदान कहते हैं। यह मैदान उत्तरी पर्वत एवं दक्षिणी पठार के बीच में है। अगला पॉइंट है, यह मैदान उत्तरी पर्वत एवं दक्षिणी पठार के बीच में है या मध्य में है? उत्तरी पर्वत एवं दक्षिणी पठार के मध्य में है। अगला लिखो, यह भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे, यह भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे उपजाऊ एवं घनी, उपजाऊ एवं घनी जनसंख्या वाला मैदान है। घनी जनसंख्या वाला मैदान है। घनी आबादी यहां सबसे अधिक मात्रा में रहती है। घनी जनसंख्या वाला या घनी आबादी वाला मैदान है। ठीक है, मैदान की लंबाई चौड़ाई वगैरह ये सब मैंने आपको लिखा था। समुद्र से कितना ऊंचाई में आपको ये बता दिया था। आगे लिख लो, इस मैदान का विस्तार, हाँ, इस मैदान का विस्तार उत्तरी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, इस मैदान का विस्तार उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं असम तक है। एवं असम तक है। अगला लिखो, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र एवं गंगा नदी तंत्र को अलग करती है। गंगा नदी तंत्र को अलग करती है। हाँ। अगला पॉइंट लोग, इस मैदान को, इस मैदान को भौतिक लक्षणों के आधार पर, इस मैदान को भौतिक लक्षणों के आधार पर, भौतिक लक्षणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भावर, नंबर 2 तराई, नंबर 3 खादर और नंबर 4 बांगर। ठीक है, अब हम लोग फिर बनाते हैं मैप।
ठीक है, कुल मिलाकर के हम लोग इतना ही मैप देखना है अभी हम लोगों को। मैंने आपको बताया था कि ये मैदान है कितने नदी तंत्रों द्वारा बना है। पहले नदी तंत्र का नाम क्या है? सिंधु नदी तंत्र। कौन सा है? दूसरे का नाम क्या है? और तीसरे का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। कौन सा है? कुल मिलाकर के हम लोग पहले देखें सिंधु नदी तंत्र। क्या देखते हैं हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में जाना है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। किससे निकलती है? मानसरोवर झील वर्तमान में कहा है? तिब्बत में। तिब्बत किसका हिस्सा है? चीन का। अर्थात चीन के तिब्बत के या मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमा युंगडुंग। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग से क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलने के बाद में भारत में बहती और बहते हुए पाकिस्तान में जाकर के और अरब सागर में गिरती है। कहां गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन ये नदी सबसे बड़ी नदी है। अरे ब्रह्मपुत्र नदी बोल दिया, सिंधु नदी बात पढ़ा रहा हूं मैं। पहला नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। मानसरोवर से निकलती है आपकी सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहां से निकलती है? आपकी जम्मू कश्मीर हो गए, पाकिस्तान हो गए, अरब सागर में जाके गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बोल दिया। चलो ठीक है, तो पहला सिंधु नदी तंत्र पढ़ रहे थे हम लोग ना। तो सिंधु नदी तंत्र मानसरोवर से निकल के आपके जम्मू कश्मीर में होकर के पाकिस्तान में होकर कहां के गिरती है? अरब सागर में गिरती है। इसकी कई सहायक नदियां हैं, लेकिन भारत के अंदर बाकी देखो इसका ज्यादातर भाग है ना वो कहाँ है? पाकिस्तान की ओर है। इसका सबसे बड़ा मैदान कहाँ है? पाकिस्तान की ओर है। लेकिन भारत में भी इसकी 5 सहायक नदियां हैं। इसकी 5 क्या है? पहली नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है? दूसरी का नाम है चेनाब। क्या नाम है? चेनाब नदी सबसे लंबी है। झेलम नदी अपना पानी चेनाब में गिराती है, चेनाब इसको लेकर के सिंधु तक पहुंचती है। चेनाब के बाद में आता है रावी। कौन जाता है? रावी के बाद में आता है व्यास। कौन जाता है? और अंतिम आती है सतलज। पानी किस में गिराती है? चेनाब में। तो ध्यान रखना, पहली कौन सी हो गई? सिंधु। कौन सी हो गई? दूसरी कौन सी हो गई? झेलम। अगली कौन सी हो गई? चेनाब। फिर कौन सी हो गई? रावी। फिर कौन सी हो गई? व्यास। और अंतिम कौन सी हो गई? कुल मिलाकर के ये 5 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? और भी होंगे, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उत्तर का मैदान। और किसके अंदर है? भारत का। किसका पढ़ रहे हैं? तो इतना जो एरिया है वो भारत के अंदर है, बाकी इसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। किसके अंदर है? तो अब ये 2 नदियां हैं, 2 नदियां बहकर के आएंगे, दोनों नदियों के बीच का स्थान होगा, इसको हम लोग दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम सिंधु नदी के अंदर देखेंगे दोआब। क्या देखेंगे? दोआब देखेंगे। 2 नदियों के मध्य का स्थान। 2 नदियों के मध्य का स्थान। नदियों के मध्य का स्थान है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के सबसे पहली नदी कौन सी बहती है? सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी के बाद में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, गंगा नहीं बहती है, झेलम। कौन सी बहती है? झेलम नदी बहती है। कौन सी बहती है? अब ध्यान रखना, आप लोगों को ये देखना है, दोआब पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो गंगा नदी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पहले इसी के दोआब पढ़ेंगे। झेलम और उसकी सहायक नदियों ने जो दोआब बनाए हैं, 2 मतलब होता है 2 काउंटिंग में, और आप मतलब होता है नदियों का बहाव, नदियों का नाम। जो 2 नदियों के बहने के बीच का स्थान होता है उसको कहते हैं दोआब। उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो पहला दोआब है आपका सिंधु और झेलम के बीच में। किसके बीच में? ऊपर सिंधु नदी बह रही है और बीच में क्या बह रहा है आपका? झेलम नदी। तो ये एरिया पूरा मिलेगा, वो किसका हो गया? सिंधु और झेलम के बीच का दोआब हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है इनके, पहला आपको याद करना पड़ेगा, इसको कहते हैं सिंधु सागर दोआब। क्या कहते हैं इसको? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब आपको पहला याद रखना है। कौन सा याद रखना है? सिंधु सागर। सिंधु सागर दोआब किन 2 नदियों के मध्य में है? सिंधु और झेलम। अगला आता है आपको, अगली नदी कौन सी आ गई? झेलम। और झेलम के बाद में कौन सी है? तो नंबर दूसरा दोआब आता है इसका, पहले आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी? और दूसरी आपकी चेनाब। कौन सी है? अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक है, आपको ट्रिक याद रखना है, वो आपको याद करा देंगे बिल्कुल दोआब, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पहली नदी झेलम और दूसरी है चेनाब। में से उसने च ले लिया और झेलम में से उसने झ ले लिया। ठीक है, तो चा पे उसने मात्रा लगा दी, चाज दोआब। कौन सा हो गया? झेलम और चेनाब के बीच में अगली नदी आती है आपकी चेनाब। कौन सी आती है? चेनाब आती है। और चेनाब के बाद में कौन सी नदी आती है? रावी आती है। कौन सी आती है? रावी आती है। उसने रावी से र ले लिया और चेनाब से चना ले लिया, तो अगले का नाम है रचना दोआब। क्या नाम है? अगले का चेनाब और रावी नदी के बीच में कौन सा दोआब है? अगली नदी आती है आपकी रावी, और उसके बाद में रावी के बाद में कौन सी बह रही है? व्यास। कौन सी बह रही है? इसलिए ध्यान रखना, इसने व्यास से ले लिया व, तो वह हो गया, और रावी से ले लिया र, इसलिए इसका नाम हो गया वारी दोआब। क्या नाम है? और अंत में आपका
पांचवा व्यास नदी और अंतिम नदी है आपकी व्यास, व्यास से लीजिए वे और सत ले लीजिए सत, इसलिए इसका नाम है विस्त दोआब। क्या नाम है? विस्त दोआब। क्या नाम है? तो ध्यान रखना विस्त दोआब पूरा ऊपर से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक का एरिया है, पंजाब के नीचे का एरिया है। ध्यान रखना हरियाणा के ऊपर का एरिया है जो वो इस नदियों के कंट्रोल में रहता है। सिंधु नदी ऊपर से बहकर के आती है, कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से, चीन के मानसरोवर से झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर में होकर के पाकिस्तान में होकर अरब सागर तक आती है। इसकी 5 सहायक नदियां भारत में प्रमुख 5 सहायक नदी, उनके द्वारा और सिंधु नदी, इन दोनों सब नदियों के बीच में क्या बनता है? दोआब बनता है। दो नदियों के बीच के बहने स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? दोआब कहते हैं। तो सिंधु नदी और झेलम नदी, पहली कौन सी है? सिंधु नदी और जब दो नदियां बहकर के आएंगी तो दोनों नदियां अपने किनारों पर क्या जोड़ देंगे? मिट्टी। तो दोनों जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मैदान। क्या बन जाएगा? तो दोआब मैदान ही होता है। दोआब क्या होता है? तो ध्यान रखना पहला सिंधु और झेलम ने एक मैदान बनाया था जिसको हम लोग दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सिंधु और झेलम द्वारा निर्मित दोआब का नाम क्या है? सिंधु सागर दोआब। तो वो किन दो नदियों ने मैदान बनाया था? सिंधु और। अब इसके बाद में झेलम के बाद में चिनाब बहती नीचे। भाई चिनाब नदी प्रमुख नदी है, बाकी सभी नदियों का जल लेकर के वो क्या करती है? समुद्र तक पहुंचे। 4 नदियों का जल लेकर के समुद्र तक सिंधु तक जाती है, बाकी इन नदियों का जल लेकर सिंधु कहां तक जाती है? अरब सागर तक। तो अब झेलम नदी है, चिनाब नदी है, जब ये दोनों नदियां बहेंगी इनके बीच में मिट्टी आएगी, तो इन मिट्टी एक और निर्माण कर दिया दोआब का। जो दूसरा दोआब बना था वो झेलम और चिनाब के बीच नाम क्या उसका? चाच दोआब। इसी क्रम में अगला कौन सा है? चिनाब और रावी। तो दोनों ने भी क्या किया? बीच में एक मैदान का निर्माण किया, इसको दोआब कहते हैं। इसका नाम क्या हो गया? अगला हो गया रावी और ब्यास के बीच में। रावी और बीच में क्या नाम है? वारी दोआब। और इसके बाद में ब्यास और सतलज के बीच में विश्व दोआब। कौन सा दोआब? आपको याद रखना है ये चीज। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का स्थान। क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? दोआब कहा जाता है। दोआब एक मैदानी एरिया होता है। जब नदियां आएगी तो नदियां समुद्र से निकल के आएगी और अपने साथ में क्या लेकर के आएगी? क्या लेकर के आएगी? हिमालय से निकलने वाली नदी मिट्टी लेके जरूर आएगी, क्योंकि हिमालय पर्वत किसका बना हुआ है? मिट्टी का। जब पानी का बहाव, पानी ऊपर से गिरता है तो मिट्टी कट के आती है। ब्यास और सतलज, लड़कियों के नाम ले रहे थे हम लोग कि लड़कियां बात करने में माहिर होती हैं। लड़कियां, तुम अलग ही दुनिया में हो, है ना? देवरानी जेठानियों की तरह लगे चुगली करने। वो लड़कियों का काम होता है, लड़के मंजन नहीं करते। गांव में ये गांव में बहाना होता है लड़कियों का बैठने का, नहीं होता गांव में बहाना। लड़कियों को बात करनी हो ना तो इतना तो मंजन रख लेंगे और वो रगड़ते रहेंगे दांतों को, और फिर वो एक दरवाजे पे आके बैठेंगे, दूसरी तीसरी चौथी, फिर इकट्ठे हो जाएंगी और फिर पूरे क्षेत्र की बात कर लेंगी ना 1-1.5 घंटे। जब मंजन खत्म हो जाएगा, अब उनको लगता है कि यार मंजन खत्म हो गया, आप खड़े हो नहीं सकते, घर वाला बात देगा। पहले कोई घर से आवाज दे रहा ना तो मंजन कर रहे हैं, अब मंजन खत्म हो गया तो बहाने कैसे मारे? तो कहते हमें क्या मतलब, भाड़ में जाने दो दुनिया को, पूरे क्षेत्र की बातें कर ली, अब करें भाड़ में जाने दो। फिर बात नहीं क्यों की तुमने, है ना? लड़कियां होती हैं, ये गुण नहीं खत्म होना चाहिए, है ना? दो नदियों के बीच के स्थान को दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? और सिंधु नदी ने जो मैदान बनाया इसको सिंधु का मैदान कहते हैं, वो दोआबों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? दोआबों द्वारा। सिंधु नदी का जो मैदान है, सिंधु का मैदान है, सिंधु नदी द्वारा जो बनता है मैदान, सिंधु नदी तंत्र ने जो मैदान बनाया है वो दोआबों में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? दोआबों में बटा हुआ है। पूरे दोआबों के बीच में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? एक नई जलोढ़ और एक नई जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं? खादर के नाम से जानते हैं, और पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं। जब नदियां समुद्र से निकलती हैं और पहली बार मैदान में आती हैं जहां कंकड़ पत्थर पटक देती है उसको क्या कहते हैं? जब कंकड़ पत्थरों से निकल करके जब नदियां दृष्टिगोचर होती हैं, आंखों से दिखाई देती हैं, उसको क्या कहते हैं? सबसे अधिक मक्खी, मच्छर, कीट पतंग वगैरह महावर में पाए जाएंगे, तराई में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? तराई के बाद में नदियां समुद्र की ओर आगे बढ़ती हैं, जहाँ हर साल पानी बहता है, हर बार नई मिट्टी आती है, उसको क्या कहते हैं? और जहाँ पुरानी मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? खादर एवं बांगर में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? और दोनों में पुरानी मिट्टी कौन सी होती है? कौन सी होती है? जब नदियां समुद्र तक पहुंचती हैं तो अपने किनारे पर मिट्टियों को पटक देती हैं, उसको क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सा है? किस नदी द्वारा बनाया गया है? किस द्वारा बनाया गया है? गंगा नदी द्वारा। किस द्वारा? गंगा नदी तंत्र द्वारा बनाया गया है। वो कहाँ स्थित है? भारत में और बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ठीक है, कुल मिलाकर के आप लोगों को ये समझ में आ गया। अगर प्रश्न पूछा जाए, तुम बातें क्यों कर रहे हो? अभी तुम्हें बंद किया था,
अगर प्रश्न पूछा जाए कि सुंदरवन के डेल्टा में कौन से प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? सदाबहार वन तो पाए जाएंगे, लेकिन वनों का नाम क्या है, पेड़ों का नाम क्या है? सदाबहार वन पाए जाएंगे, और सदाबहार वन में जो पेड़ पाए जाएंगे उनका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? तो इसीलिए सुंदरी वन के नाम पे उसका नाम पड़ा सुंदरवन का डेल्टा। क्या पड़ा था? सदाबहार का मतलब क्या होता है? वो वर्ष भर हरे भरे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ वर्ष भर हरा होता है, ऐसा नहीं है। कोई पेड़ ऐसा नहीं जो वर्ष भर हरा रहता हो, लेकिन कुल मिला के होता है कि उसके पत्ते गिरते हैं, लेकिन पतझड़ का समय होता है वो समान नहीं होता। किसी क्षेत्र में 10 लाख पेड़ लगे हों, ठीक है, उसमें से मान के चलो 10,000 पेड़ कभी पत्ते गिरा रहे हो, 2,000 कभी गिरा रहे हो, 1,000 कभी गिरा रहे हो, 5,000 कभी गिरा रहे हो, मतलब उनका पतझड़ का टाइम क्या है, अलग अलग है। एक तरफ हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं और 10 पेड़ों के पत्ते गिर गए, तो आपको दिखेगा उसमें जंगल कैसा दिखेगा? आपको हरा दिखेगा, हरा भरा दिखेगा। उसको कहते हैं सदाबहार। उसको क्या कहते हैं? इसीलिए ध्यान रखना, सदाबहारी वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाएंगे। और जो वृक्ष पाए जाते हैं उन वृक्षों के नाम क्या है? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? समझ में आ गया? यहाँ पे अगर प्रश्न आ जाए कि सुंदरवन का डेल्टा किस देश में स्थित है, हम लोग भारत पढ़े तो भारत में, और भारत के किस राज्य में स्थित है? गंगा नदी जब निकलती है शुरुआत में तो उसका नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है? भागीरथी। जब मैदान में आती है उसमें अलकनंदा वगैरह कई नदियां मिल जाती हैं, आकर के कुल मिलाकर के वो क्या बन जाती है? गंगा बन जाती है। क्या बन जाती है? तो गंगा बहती हुई जाती है, और जैसे पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है द्वारा से उसका नाम क्या हो जाता है? भागीरथी। पश्चिम गंगा नदी पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में आएगी, उसका नाम द्वारा से भागीरथी हो जाता है, ठीक है। और वो भागीरथी क्रॉस कर करके जैसे बांग्लादेश में पहुंचेगी तो उसका नाम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? और पद्मा जाके मेघना उसमें मिल जाए तो ब्रह्मपुत्र में मेघना, अंतिम नाम क्या होता है उसका? ध्यान रखना, सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी क्या लेके जाती है? मिट्टी। अगर ब्रह्मपुत्र नदी को भी आप पढ़ोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर से। मानसरोवर अरुणाचल प्रदेश में होकर असम में आती है। असम में मैदान कैसा है? मैदान है, एरिया कैसा है? मैदानी है। और वहां के उसका ढाल कम होता है, जैसे ढाल कम हुआ तो उसका पानी चारों तरफ फैल जाता है, इसलिए उसको भारत की सबसे चौड़ी नदी के नाम से जानते हैं। और जब बहाव कम हो जाएगा तो जहां मिट्टी होगी उस मिट्टी को छोड़ दी जाएगी जगह जगह पे, इसीलिए भारत में क्या बना देती है? द्वीप बना देती है। इसलिए भारत विश्व का सबसे बड़ा नदी पर स्थित द्वीप कौन सा है? मांजुली। और किस नदी ने बनाया है? अभी हमने कौन सा नदी अंत पढ़ा था? सिंधु नदी ने कौन सा मैदान बनाती है? सिंधु का मैदान। कौन सा बनाती है? सिंधु का मैदान। सिंधु का मैदान है वो किसके रूप में बटा हुआ है? दोआब के रूप में। किसके रूप में? दोआब का मतलब होता है दो नदियों के मध्य का। इसीलिए ध्यान रखना, आपके 5 दोआब हैं। कितने दोआब हैं? अगर प्रश्न आ जाए कि चार दोआब किन दो नदियों के बीच में है? चार दोआब किन दो नदियों के मध्य है? झेलम और रावी और ब्यास के बीच में कौन सा है? रावी और ब्यास के बीच में कौन सा है? अगर पूछ जाए सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है? सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा है? और ऑप्शन दे दिया जाए 1 2 3 4, 1 2 3 और अंतिम दे दिया कोई नहीं। सिंधु नदी सबसे पहले और सतलज सबसे बाद में, उसके बीच में तो बाकी सब दुआब उसी के बीच में, तो एक दुआब तो हो ही नहीं सकता, पर तो एक ही बार में सब देने पड़ेंगे। उसने इतने दुआब लिख लो रे, ये सब दुआब उसी के बीच में, दोनों के बीच में है ना। तो ध्यान रखना, सतलज और सिंधु के बीच में कोई दुआब नहीं है, इन नदियों के बीच में बहुत डिफरेंट है। इसके बीच में 4 नदियां और बहती है, ठीक है। समझ में आ गया दुआब का मतलब क्या होता है? ठीक है। अब हम लोग पढ़ लिया सिंधु का मैदान, कौन सा पढ़ लिया? अब हम कल से डिटेल में और पढ़ेंगे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, कल और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।